हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फॉर क्लास 10th। तो ये चैप्टर बोर्ड क्लासेस के लिए एज वेल एज़ फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाला है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर द अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोज़। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। और अभी तक जिसने भी पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो एक बार वो जाके पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। सो चैप्टर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल का मीनिंग पता होना चाहिए, जिससे हम बोलते हैं किसी भी चीज़ पे हमें नियंत्रण करना है, कैसे हम उस पर नियंत्रण करेंगे। एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स उसके साथ में कैसे हम उसका समन्वय बिठाएंगे, पहले उसको नियंत्रण करके फिर हम उस पर समन्वय कैसे हम करेंगे। तो ये है चैप्टर का ओवरव्यू, या हम चैप्टर का मीनिंग बोलें। अब हम स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन चलते हैं। सो इन द प्रीवियस चैप्टर we looked at life processes involved in the maintenance functions in living organism। तो पहले वाले चैप्टर में, जो चैप्टर 6 था, उसमें हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था, जो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ चैप्टर। जिसने भी नहीं किया देखा हो तो प्लीज़ जाके वो देख सकते हैं। तो जो लाइफ प्रोसेस हैं, जो भी हमारे इन्वॉल्व होते हैं, किसके अंदर, हमारी जो मेंटेनेंस फंक्शन है, कैसे हम मेंटेन करते हैं, कैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर, सभी के अंदर एक पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। वो डिपेंड कर जाता है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। There we had started with a notion we all have that if we see something moving, it is alive। तो हम ये चैप्टर 6 में भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज़ हमें चलती हुई दिखाई देगी, जो मूवमेंट करती हुई दिखाई देगी, या नोशन जो भी मूव करेंगे, तो हम बोलेंगे कि वो चीज़ अलाइव है, जिंदा है। सम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। तो ऐसे कुछ मूवमेंट हैं, तो इन मूवमेंट की वजह से हम बोल सकते हैं कि वो चीज़ ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ का रिजल्ट है। जैसे कि प्लांट्स में हम देखते हैं, a seed germinates and grows and we can see that seedling moves over the course of a few days। तो हम देखते हैं कि एक जो बीज होता है उसके अंदर धीरे धीरे जर्मिनेशन प्रोसेस होता है, और फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद में से उस बीज में से धीरे धीरे प्लांट जो है वो फूटने लगता है, मीन्स उसमें से नई ग्रोथ होने लगती है प्लांट की। इट पुशेस सॉइल असाइड एंड कम्स आउट। तो उसके अंदर जो बीज है उसमें उसको वो मिट्टी के अंदर है, अब वो धीरे धीरे मिट्टी को साइड में पुश कर रहा है, तो उसको पुश करके वो धीरे धीरे उसके अंदर से बाहर निकल रहा है। बट इफ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप, दीज मूवमेंट्स वुड नॉट बी हैपन। लेकिन अगर वो ग्रोथ उसकी रुक जाए, अगर सीड ग्रो नहीं करेगा तो फिर प्लांट ग्रो नहीं होगा, तो वो मूवमेंट शो नहीं करेगा। Some movement as in many animals and some plants are not connected with growth। लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल में, मीन्स वो मूव तो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, पर वो हमें ग्रो करता हुआ दिखाई नहीं देता, या उसके अंदर हम ग्रोथ देख नहीं पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते ग्रोथ से उसको। जैसे एग्जाम्पल, अ कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बफेलो चूइंग कर्ड, दीज आर नॉट मूवमेंट कॉज बाय। मूवमेंट तो हो रहा है, आप क्या समझ पा रहे हैं इससे, मूवमेंट तो कर रहा है वो, क्योंकि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे रनिंग हुआ तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे गया, तो मूवमेंट तो हुआ। बट ग्रोथ के, अगर हम उसके ग्रोथ के कंसिडर करें, ग्रोथ को मान के अगर हम देखें उस मूवमेंट को, तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट वो नहीं हुआ। सो वाई डू वी एसोशिएट सच विजिबल मूवमेंट्स विद लाइफ। तो हम उनको एसोशिएट क्यों कर लेते हैं, कनेक्ट क्यों कर लेते हैं ऐसे विजिबल मूवमेंट को लाइफ से, कि वो हमें मूवमेंट होता हुआ तो दिखाई दे रहा है और ग्रोथ रिलेटेड भी नहीं है, ये भी हमें पता है, लेकिन फिर भी हम उनको लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसका पॉसिबल आंसर जो है, जो हम सोच सकते हैं, वो ये है कि मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि उसका चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ में, एनवायरनमेंट के जिसके अकॉर्डिंग, जिस एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो उसके रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मूवमेंट शो कर रहा है।
जैसे द कैट में भी रनिंग, वो इसलिए रनिंग कर रही होगी क्योंकि उसने माउस को देखा होगा, तो उसने अपने जैसे अपने फूड को देखा, जैसे उसको अपना फूड दिखाई दिया तो वो उसके प्रति रिस्पॉन्ड करेगी। तो वो उसका एनवायरनमेंट उस अकॉर्डिंग है, तो वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रही है। So not only that, we also think of movement as an attempt by living organism to use changes in their environment to their advantage. तो सिर्फ यही नहीं है कि हम जो सोचें कि मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वो चेंज करता है, यूज़ करता है चेंजेस को, जो एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहे हैं उसको यूज़ करके वो अपना फ़ायदा देखता है, एडवांटेज करता है वो उससे, उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक और बता रहा है वो, जैसे प्लांट ग्रो आउट इनटू द सनशाइन, या आपने पहले भी देख रखा होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, मीन्स प्लांट जो है वो जिस तरफ सनलाइट होती है प्लांट उसी तरफ बेंड हो जाता है, उसी डायरेक्शन में वो अपनी ग्रोथ शो करता है। एब्सेंस ऑफ लाइट में वो ग्रोथ शो नहीं कर सकता, तो प्लांट जो है वो ग्रो करता है सनशाइन के अंदर। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ द स्विंग, वो झूले झूल के सी सॉ पे और भी जो वेरियस के मेरी गो राउंड वाले झूले होते हैं, तो इन झूलों पे या स्विंगिंग वाला जो झूला है उसके ऊपर वो अपनी खुशी ढूंढते हैं और वो उस पर इंजॉय करते हैं। बफेलोज जो हैं वो अपना चूई करती है, कड जो भी खाना है उनका जो भी भोजन है उसको चबाती है, ताकि वो जो ब्रेक डाउन कर सके, जो टफ़ फूड है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो ब्रेक डाउन कर सके, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके बेटर रूप में। तो इसके लिए वो अपने खाने को ब्रेक डाउन करती है, तो ये भी एक तरह का मूवमेंट है, ठीक है, बट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं है। When bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change and respond to it with the movement in order to protect ourselves. जब कभी भी बहुत तेज, अब जैसे देखिए अब धीरे धीरे अपना गर्मी का मौसम आ रहा है, ठीक है, तो अभी हम सीधा डायरेक्ट हमारी आंखों से सन को नहीं देख सकते, वो रोशनी हमारे आंखों में इतनी तेज होती है कि हम उसको डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर सकते, देख नहीं पाते, ठीक है। या फिर हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो हम वो डिटेक्ट करेंगे चेंज और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, ताकि हम अपनी बॉडी को बचा सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्ड करेगी। गर्म चीज़ को हम टच करेंगे तो तुरंत हम हमारे हाथ को हटा लेंगे, तो वो हमारा रिस्पॉन्ड है, वो हम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर हम सोचें और ज़्यादा थोड़ा सा, तो इट बिकम्स एपरेंट दैट ऑल दिस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट इज़ केयरफुली कंट्रोल्ड। तो अगर हम और डीपली अगर थोड़ा सोचें, तो जो भी एनवायरनमेंट के हम प्रति जो रिस्पॉन्ड करते हैं, जो रिस्पॉन्स देते हैं, उसको हम केयरफुली कंट्रोल कर सकते हैं। ईच काइंड ऑफ अ चेंज इन द एनवायरनमेंट इवोक्स एन एप्रोप्रिएट मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स। जो भी हम चेंज होता है हमारे एनवायरनमेंट में, जिस भी तरह का चेंज होता है, वो इवोक्स करता है कि एक एप्रोप्रिएट मूवमेंट होना चाहिए, कोई भी मूवमेंट होना चाहिए वो एक एप्रोप्रिएट वे में, और उसके प्रति हम उसको सही तरीके से रिस्पॉन्स दे सकें, सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें, उसके फेवर में वो मूवमेंट होना चाहिए। जब हम फ्रेंड से बात करते हैं क्लास में, तो हम विस्पर करते हैं रैदर देन शाउटिंग लाउडली, चिल्लाने की बजाय हम धीरे धीरे बात करते हैं, वो भी क्लास में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम उसके एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना है, क्योंकि टीचर है, तो अगर टीचर ने हमें देख लिया तो या तो पनिशमेंट करेगी, हमें स्कोल्ड करेगी मैम, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसी वे में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हमारा वे ऑफ रिस्पॉन्सिंग है कि हम किस प्लेस पे बैठे हैं, कैसा हमारा मूवमेंट है, कैसे हमें रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, तो वो हमारा रिस्पॉन्ड करने का वे है। तो हम बहुत धीरे धीरे बातें करेंगे, चिल्लाने की बजाय, शाउटिंग करने की बजाय। तो क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स मस्ट बी कनेक्टेड टू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वेरियस इवेंट इन द वर्ड्स। जो भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जो भी हमारा मूवमेंट होता है, वो इतना कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए कि जो भी हम काम करें उसका रिकॉग्नाइजेशन, उसको हम पहचान पाएँ कि हम कैसे इवेंट के लिए, कैसे वे में हमें रिस्पॉन्ड करना है, किस एनवायरनमेंट में हम हैं, किस तरह से हमें रिस्पॉन्ड करना है, हम उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड करेंगे। इन अदर वर्ड्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम्स प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अगर हम बोलें तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यूज़ करते हैं सिस्टम्स को,
जो भी वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम्स हैं उनको यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, जो हमारा चैप्टर का नाम था कि किस तरह से उसमें नियंत्रण करना है, कैसे हमें उसको समन्वय, किस तरह से हमें उसको एक्यूमुलेट करना है और दोनों के बीच में एक एडजस्टमेंट बिठाना है. In keeping with the general principles of body organization, in multicellular organism, specialized tissues are used to provide these control and coordination activities. तो इन चीज़ों को, इन जनरल प्रिंसिपल्स को हमें माइंड में रखते हुए और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की किस एनिमल की, किस लिविंग ऑर्गेनिज्म की किस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं जो कि उनको प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे तो उसकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगी, उसके अकॉर्डिंग उनकी कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ होंगी. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करेगी, जैसे जैसे बॉडी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उनकी कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल एक्टिविटीज़ चेंज हो जाएंगी. तो अब हमें स्टार्ट करना है. ये तो हमारा बेसिक ओवरव्यू था चैप्टर का. अब जो हमारा मेन टॉपिक्स हैं, जो कि एनिमल्स में जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, हमारी जो भी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है, उसके रिगार्डिंग में अब हमें डिस्कस करना है. ठीक है, मैं एक एक वर्ड एक्सप्लेन करती जा रही हूँ. आई होप सबको ईजीली अंडरस्टूडेबल होगा और ईजीली एक एक वर्ड ईजीली ग्रैस्प कर पा रहे होंगे वो लोग. So in animals, such coordination, control and coordination are provided by nervous and muscular tissues which we have studied in class 9th. तो हम क्लास 9th में भी स्टडी करके आ चुके हैं कि किस तरह से हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, जो कि हमारा किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, हमारी नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, उनकी हेल्प से ये होता है. टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस. कि कोई भी हम गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है और बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन हो सकती है कि हमें तुरंत हमारे उस हैंड को या जहाँ से भी हमने टच किया है उससे हमें तुरंत रिमूव करना होगा उस बॉडी पार्ट को. वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट. फिर हमको पहले उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट करेगी, पहचानेगी और फिर तुरंत उसके प्रति, उसके अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्ड करना है उसको करेगी. तो हम डिटेक्ट कैसे कर पाते हैं कोई भी गर्म चीज़ को जब हम टच करते हैं, तो कैसे हमें पता लगता है हमारी बॉडी को? तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो एनवायरनमेंट से आई है वो डिटेक्ट की जाती हैं. कुछ स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं हमारे कुछ नर्व सेल्स की, जो हमारी बॉडी में नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनकी कुछ टिप्स होती हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं. उन टिप्स की हेल्प से उसको डिटेक्ट किया जाता है. ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये यूजुअली लोकेट होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन में. ठीक है, तो हमारे मेनली बेसिकली 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सबको पता होंगे. आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ठीक है, तो ये जो बेसिक सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, इन सेंस ऑर्गन्स के हेल्प, इनके कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखना ही तो हम बहुत ही बेसिक से एग्जांपल है, जब भी कभी हम गर्म चीज़ पी लेते हैं, खा लेते हैं, तो हमारे जो टेस्ट बड्स हैं वो तुरंत उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और हमारी, जैसे हम छोटे बच्चे को समझाते हैं कि बेटा जीभ जल गई है गर्म चीज़ खाने से, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे टेस्ट बड्स जो हैं वो तुरंत उसके प्रति, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर देते हैं और हमें डिटेक्ट कर लेते हैं उन टेस्ट बड्स की हेल्प से. और वो गर्म चीज़ से हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, रिएक्ट उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर देते हैं. तो वही चीज़ है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जैसे कि इनर ईयर, नोज, टंग एंड सो ऑन. सो गस्टेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट व्हाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट स्मेल. तो ये तो हमारे 2 ही रिसेप्टर्स दे रखे हैं, बाकी जो हमारे और भी अदर होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के, उसके अकॉर्डिंग. तो जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं वो हमें टेस्ट करने में, जैसे खट्टा, मीठा और जो सोर होता है, थोड़ा बिटर, नमकीन जो टेस्ट होता है, उनको हेल्प करने के लिए, उस टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए तो हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं. और जो स्मेल आ रही है, परफ्यूम की आ रही है या फिर कोई बहुत ही बैड स्मेल आ रही है, ठीक है, कोई
तो स्वीट स्मेल आ रही है, इस तरह की जो स्मेल्स होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नोज़ के अंदर। तो ये इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड हुई एट द एंड ऑफ डेंड्रिटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल। तो जो नर्व सेल होती है उसके एंड पे क्या होती है, डेंड्रिटिक टिप होती हैं। फॉर एग्जांपल आप इस डायग्राम में भी समझ सकते हैं, ये हमारे एक नर्व सेल है, ठीक है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर बेसिकली आपका न्यूक्लियस होता है सबसे, फिर आपकी एक सेल बॉडी होती है पूरी, उन हर एक जो बाहर जो आउटर निकली हुई हैं ये, इनके के ऊपर एक डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो अभी हमने देखा था यहाँ पे कि जो ये डेंड्राइटिक टिप है नर्व सेल की, ये उसको एक्वायर कर लेती है उस इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ डेंड्राइट्स है, फिर ये हमारे एक्सॉन से होता हुआ, और ये जो होते हैं ये हर एक, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, और ये जो माइलिन शीथ के बीच का जो ये पॉइंट होते हैं इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और फिर ये हमारे नर्व एंडिंग्स होते हैं, इन नर्व एंडिंग्स के हेल्प से हमारे जो भी सिग्नल्स हैं वो डिटेक्ट किए जाते हैं और उसको लेके जाए जाते हैं। तो ये डेंड्रिटिक टिप होती है नर्व सेल की, जो कि सेट करती है केमिकल रिएक्शन, जो कि क्रिएट करती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो ये एक केमिकल रिएक्शन जो कि एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करती है, जनरेट करती है। ये जो इम्पल्स हैं ये ट्रैवल्स कर जाती हैं डेंड्राइट से सेल बॉडी के अंदर, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो डेंड्राइट है इससे यहाँ से जो सिग्नल है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ है वो यहाँ पे अंदर ट्रैवल कर जाएंगे सेल बॉडी से, फिर सेल बॉडी से पास होते 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 यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से नर्व एंडिंग्स में जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो इम्पल्स है वो ट्रैवल कर जाते हैं डेंड्राइट से सेल बॉडी में, फिर उसके बाद में एक्सॉन से होते हुए एंड तक चल जाते हैं जहाँ पे हमारी नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं। फिर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैं वहाँ पे जाके रिलीज़ करते हैं कुछ केमिकल्स। ये जो केमिकल्स हैं ये क्रॉस कर जाते हैं गैप को या सिनेप्स को, और स्टार्ट करता है एक सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। अब यहाँ से समझना है ये बात क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे तो हमने डायग्राम में तो कहीं सिनेप्स देखा ही नहीं था, तो इसके अंदर ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से डेंड्राइट से जो हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुआ वो यहाँ से हमारे सेल बॉडी से पास होगा, सेल बॉडी में आएगा, सेल बॉडी से फिर यहाँ से एक्सॉन से होता होता पास होता हुआ यहाँ से हमारे नर्व एंडिंग में चला जाएगा। उस नर्व एंडिंग में जाने से पहले यहाँ कुछ एक सिनेप्स जो है वो प्रेजेंट होता है। उस सिनेप्स की हेल्प से वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक गैप होता है, उस गैप को क्रॉस करके वो यहाँ पे इसमें चले जाते हैं नर्व एंडिंग। फिर ये तो हमारी एक है, एक दिखा रखी है, ऐसी हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं। तो इसी के जस्ट बाद में एक और न्यूरॉन अटैच है, फिर एक और न्यूरॉन, फिर एक और। तो अब यहाँ से इस नर्व एंडिंग से होते हुए दूसरे डेंड्राइट में ये जो हमारा सिग्नल था वो उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, इस डेंड्राइट में। यहाँ जो एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होगी उसके डेंड्राइट में, फिर उससे पूरा पास होता हुआ फिर एक और जो नर्व एंडिंग है उसके डेंड्राइट में चला जाएगा। तो ऐसे ये एक प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो यहाँ पे ये होता हुआ नेक्स्ट न्यूरॉन में चला जाएगा। ये जनरली स्कीम है कैसे नर्व इम्पल्स ट्रैवल होता है हमारी बॉडी में। तो ऐसे तो ट्रैवल होने में आप सोचो कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन जैसे ही हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं या कोई भी हमारे कांटा चुभ गया सपोज, तो हमारी बॉडी तो तुरंत रिस्पॉन्ड करती है विदिन सेकेंड्स में कि अब आपको उनको हाथ हटा लेना चाहिए। सेकेंड्स भी नहीं लगते, बहुत ही माइन्यूट सेकेंड लगता है। तो ये काम इतना फास्ट होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमें चोट लगी थी और कब हमने उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर दिया, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स ट्रैवल होती है बॉडी में। इसी तरीके से एक सिमिलर सिनेप्स फाइनली अलाउ करता है डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल। तो सिनेप्स का सिर्फ यही काम है कि यहाँ पे जो गैप है वो सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होने के लिए उसको हेल्प करता है, ताकि वो एक से दूसरे के अंदर चली जाए। सच एज मसल सेल्स और ग्लैंड, तो ऐसे मसल सेल्स या ग्लैंड। It is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells या neurons। तो हमारे जो नर्वस टिश्यूज़ हैं वो ऐसे हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक तरीके के बहुत सारे नेटवर्क नर्व सेल या न्यूरॉन्स से मिलकर बने होते हैं और स्पेशलाइज्ड होते हैं कंडक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन विया इलेक्ट्रिक इम्पल्स।
और वो जो कंडक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन बाहर से मिली है उसको किसके थ्रू कंडक्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में कंडक्ट करते हैं, एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर लेके जाते हैं। अब आइडेंटिफाई करना है पार्ट ऑफ न्यूरॉन। तो जहाँ से इंफॉर्मेशन एक्वायर की, तो एक्वायर की इसमें से बताओ कहाँ से इंफॉर्मेशन एक्वायर की आपने, डेंड्राइट से। ओके, जिससे इंफॉर्मेशन ट्रैवल होके गई है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में, किससे ट्रैवल होके गई है, एक्सन से, और कहाँ जाके वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल सिग्नल में ऑनवर्ड ट्रांसमिशन के लिए। तो कहाँ जाके कन्वर्ट हो जाएगी, नर्व एंडिंग या सिनेप्स जो है वहाँ से वो कन्वर्ट हो जाएगी और बाद में दूसरे में तो यहाँ अब आप वापस ध्यान से समझना, यहाँ से जब वो आई थी सिग्नल तो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में था, फिर जैसे ही वो बॉडी में से जाएगा तो वो केमिकल के फॉर्म में जाएगा, फिर यहाँ पे वो आके केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वापस ये जो केमिकल यहाँ पे रिलीज़ हुआ है वो अगेन जब दूसरे डेंड्राइट में जाएगा तो उससे पहले वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होगा, देन वो उसके अंदर आपके केमिकल के रूप में फ्लो करेगा। ओके, तो ये बहुत ही ईजी से क्वेश्चन थे, ये 1 मार्क्स में पूछे भी जाते हैं, और ये अभी रिसेंट ही आई थिंक रीट मीन्स या कोई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। Is there a difference in how sugar and food taste if your nose is blocked? सपोज आपको कफ हो गया या जुकाम लग गई तो आपके नोज़ ब्लॉक हो जाते हैं, तब आप डिफरेंस कर पाते हैं कि कैसे शुगर एंड फूड टेस्ट, कि कैसे शुगर में और फूड में स्मेल या टेस्ट करके आप उसको बता सकते हैं अगर नोज़ ब्लॉक हो गया तो कुछ डिफरेंस लगेगा आपको शुगर और फूड टेस्ट में। अगर ऐसा होगा तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टेस्ट तो हम माउथ से करते हैं, लेकिन नोज़ ब्लॉक होने से माउथ का क्या रिलेशन, तो ऐसा कुछ होगा तो क्यों होगा, तो इसको हम देखते हैं। रीड एंड टॉक अबाउट अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस काइंड ऑफ डिफरेंस। डू यू कम अक्रॉस अ सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव ए कोल्ड। तो जब आपको कोल्ड होता है तब भी ये सेम सिचुएशन अराइज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस में क्या होता है। Reflex is a word we use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment. कोई भी sudden action होता है environment के response में, तब हम बोलते हैं reflex word का use करते हैं। जैसे example हम कहते हैं I jumped out of the way of the bus reflexly, और I pulled my hand back from the flame reflexly, और I was so hungry my mouth started watering reflexly। मीन्स ये सब रिफ्लेक्स एक्शंस के कुछ टर्म्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम ऑफन यूज़ करते हैं। तो कॉमन आइडिया इन सब एग्जांपल्स में ये आया है कि हम कभी भी कुछ भी बिना सोचे हम कुछ कर लेते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट इट और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन, कि हमारे बिना कंट्रोल हुए या बिना हम सोचे उसके अगेंस्ट उसके हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं या उसको हम रिफ्लेक्सली कर देते हैं एक्शंस को। Yet these are situations where we are responding with some action to the changes in our environment। तो हम कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसको हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं कुछ एक्शंस के साथ में जो कि चेंज होते रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। अब ये कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव होता है ऐसे सिचुएशंस में, कैसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव करेंगे, तो हम एक और एग्जांपल्स लेते हैं, कंसिडर करते हैं। जैसे आपने एक फ्लेम को टच किया जो कि बहुत ही अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन है, ये हमें पता है, या फिर इनफैक्ट फॉर एनी एनिमल, कोई एनिमल के लिए, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उसके अगेंस्ट, कैसे हम उसको रिस्पॉन्ड देंगे। तो एक सिंपल वे है कि हम सोचेंगे उस पेन के बारे में, और जो पॉसिबिलिटी है कि पहले तो हम सोचेंगे कि वो पेन होता कितना भयानक, कितना ख़तरनाक वो पेन होता, या फिर आप पॉसिबल है कि गेटिंग बर्नड एंड देयर फॉर मूवर है, या फिर आप क्या पॉसिबिलिटी है कि अपना हाथ जल जाता तो अपन उसको हाथ को रिमूव कर लें उससे पहले। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर हमारे दिमाग में आएगा कि कितनी देर में, हाउ विल इट टेक टू थिंक ऑल दिस, कि हम ये सोचेंगे फिर हम हाथ हटाएंगे, इन सब में कितना टाइम लगेगा अपन को। तो आंसर डिपेंड करेगा कि कैसे हम सोचेंगे। ठीक है, फिर हमारे दिमाग में आएगा कि हम कैसे सोचेंगे,
कि हम ये सोचेंगे कि अगर हाथ हटाएं तो क्या हो जाए, नहीं हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, और हाथ हटाएं तो कितनी देर बाद में हटाएं। तो ये डिपेंड कर जाता है हर एक पर्सन के थिंकिंग कैपेसिटी के ऊपर, तो ये वैरी कर सकता है। So answer depend. If nerve impulse are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. तो अगर हम जैसे अभी हमने बात करी उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचेंगे, अगर उसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्शंस लेंगे, तो फिर जो हमारा क्रिएशन है ऐसे इम्पल्सेस का वो भी चेंज हो जाएगा या उसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा। सोचना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, एग्री करते हैं इस चीज़ से हम। सो इट इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ मैनी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम मैनी न्यूरॉन। तो ये बाउंड हो जाते हैं या फिर उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शंस का, बहुत सारे नर्व इम्पल्सेस का, फ्रॉम मैनी न्यूरॉन। बहुत सारी न्यूरॉन्स इकट्ठी होके बहुत सारे नर्व इम्पल्सेस का इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ में कनेक्शन, या वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ में जुड़ाव करेंगी, तो वो एक बाउंड हो जाते हैं उसके लिए वो। तो अगर हम ऊपर वाले केस की बात करें तो ये सरप्राइज़ नहीं है कि जो थिंकिंग टिश्यू है हमारे बॉडी में उसके अंदर बहुत सारी डेंस नेटवर्क्स होते हैं, इंट्रिकेटली अरेंज न्यूरॉन्स की। बहुत सारी न्यूरॉन्स अरेंज रहती हैं इस तरह से, और वो सारी मिलके बहुत सारे डेंस, बहुत ही घने नेटवर्क का क्रिएट कर लेती हैं, जो कि हमारे थिंकिंग टिश्यू जिससे मिलके बना हुआ होता। ठीक है, तो अब क्या होता है, it sits in the forward end of the skull and receives signals from all over the body which it thinks about before responding to them. तो ये जो हमारी डेंस सारी जो नेटवर्क है, जो भी थिंकिंग टिश्यू है, वो हमारे फॉरवर्ड एंड में पाई जाती है स्कल का। स्कल पता है आपको, ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है, ब्रेन के अंदर, तो उसके अंदर एक स्कल है, उसके भी फॉरवर्ड एंड में जो है ये न्यूरॉन्स बैठी रहती है, मतलब प्रेजेंट रहती हैं, और ये सिग्नल्स को रिसीव करती है हमारे पूरे बॉडी में। जैसे कहीं पैर पे चोट लगी है, हाथ पे, जहाँ पे भी, उससे सारे सिग्नल्स सबको इकट्ठा करेगी ब्रेन में या बॉडी से लेगी, फिर थिंक करेगी रिस्पॉन्ड करने से पहले कि क्या एक्शन लेना है, कि हाथ को हटाना है, क्या जो भी एक्शन लेना है, उससे पहले हमारी ये जो स्कल की जो एंड, फॉरवर्ड एंड की जो मसल्स हैं या जो उनको बोल दो नर्व्स हैं, वो हमारे पहले सोचेंगी, थिंक करेंगी, फिर उसके बाद में उसको रिस्पॉन्ड देगी। ऑब्वियसली इन order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerve. तो अब जो सिग्नल्स रिसीव करेगी ये, तो उसके लिए ये भी तो ज़रूरी है कि ये जो स्कल, जो हमारे पार्ट है ब्रेन का जो कि स्कल में प्रेजेंट है, उसको नर्व से कनेक्ट रहना तो पड़ेगा ना, तभी तो वो नर्व जो है सिग्नल लेके आएंगी, जो कि हमारे वेरियस बॉडी पार्ट से सिग्नल लेके आ रही हैं, उससे कनेक्शन करना है, उससे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से अगर ये जो पार्ट है ब्रेन का इज़ टू इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, फिर वो उसको अगर जो पार्ट है हमारा ब्रेन का, अगर वो इंस्ट्रक्शन देगा मसल्स को कि तुम ऐसे मूव करो, इधर जाओ, तो जो नर्व्स मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर जो नर्व्स हैं उस सिग्नल को वापस भी तो लेके, ब्रेन ने जो पहले नर्व्स लेके आई ब्रेन तक, फिर ब्रेन उसको सोचेगा, सोचने के बाद में रिस्पॉन्ड देगा, फिर रिस्पॉन्ड करने के लिए भी तो वो नर्व्स जो है वो वापस उन हर एक बॉडी पार्ट तक जहाँ पे जो लगी है उस तक तो लेके जाएगा ना उसको वापस, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो अगर ये सब काम होंगे, जब हम एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो उसको कुछ तो टाइम लगेगा, तब तक तो इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न, तो इतना टाइम है तो हमारा हाथ जल जाना चाहिए था या जल जाएगा। तो ये कैसे जो हमारी बॉडी है वो कैसे डिज़ाइन हो रखी है कि वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो रैदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, कि हमारी बॉडी उस हीट के सेंसेशन के बारे में सोचने की बजाय अगर जो नर्व्स हैं जो डिटेक्ट कर रहे हैं हीट को वो ही कनेक्ट हो जाए, वो कनेक्टेड है नर्व से, जो कि मसल्स में एक सिंपलर वे में जो कि मूव करती है मसल्स को सिंपलर वे में, तो जो ये प्रोसेस है डिटेक्ट करने का या रिस्पॉन्ड करने का, फिर उसके बाद में उसको ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। मीन्स एग्जांपल देखिए यहाँ पे आप, ये हमारी गर्म चीज़ है, उस गर्म चीज़ से जब आपने कोई चीज़ को टच करा तो ये जो मसल्स हैं, ये जो नर्व्स हैं, ये आपके तुरंत हमारे ब्रेन में या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड है उनके हेल्प से ब्रेन में ये मैसेज लेके जा रही है
ठीक है। फिर ये ब्रेन जो है हमारा, जो ब्रेन उसको सोचेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, और उस रिस्पॉन्ड करने के तुरंत बाद में फिर ये हमारी जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये उस मैसेज को इफेक्टर मसल्स तक लेके आ रही है, और हम हाथ उससे तुरंत हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो यही डिटेक्ट करेगा और फिर हम उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे क्विकली। ऐसे कनेक्शन को ये बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। Where should such reflex arc connections be made between the input nerve and the output nerve? ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब ये कहाँ, वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शंस बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड द आउटपुट नर्व। तो ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ये कहाँ कनेक्शन करनी चाहिए, इनपुट नर्व और आउटपुट नर्व के बीच में कहाँ कनेक्शंस होनी चाहिए। तो इसका जो बेस्ट प्लेस है वो एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर। पहला वो पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे मिलते हैं वहाँ वो कनेक्शन होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट प्लेस है इनकी। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन। ये जो नर्व्स है ना सारी जो भी बॉडी से इकट्ठी होती है वो एक बंडल के रूप में मिलती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जहाँ से वो सीधी कहाँ जाती है, हमारे ब्रेन में होती है। तो हमें पता ही है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी एक दूसरे से कनेक्ट रहती है डायरेक्ट, तो वो सारी वहाँ कनेक्ट होकर फिर ब्रेन में चली जाती हैं। Reflex arc are formed in the spinal cord itself, although the information input also goes on to reach the brain. तो ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ये हमारे फॉर्म्ड होती है स्पाइनल कॉर्ड में, खुद में ही बनती हैं, और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन इनपुट है वो ही ऑल्सो गोज़ ऑन टू रीच द ब्रेन, और फिर वहाँ से वो ब्रेन तक रीच हो जाती हैं, ब्रेन तक चली जाती हैं उस इन्फॉर्मेशन इनपुट को साथ में लेके। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स। ये एनिमल्स में भी होती हैं, क्यों? क्योंकि उनका भी थिंकिंग प्रोसेस जो है ब्रेन का बस वो इतना फास्ट नहीं होता जितना हमारा ब्रेन वर्क करता है, फंक्शन करता है, जितना हम सोचते हैं उतनी जल्दी एनिमल्स नहीं सोचते, लेकिन फिर भी उनके अंदर भी रिफ्लेक्स आर्क जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं कि उनमें बहुत कम या ना के बराबर नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क इज़ नीडेड फॉर थिंकिंग। मीन्स उनमें तो बहुत कम या नहीं के कभी कभी उनमें कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन की ज़रूरत नहीं पड़ती सोचने के लिए। इसलिए क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड एज एफिशिएंट वेज ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस। तो जो रिफ्लेक्स आर्क हैं इवॉल्व होते हैं, कभी कभी फंक्शनिंग कर जाते हैं एब्सेंस के अंदर, ट्रू थॉट प्रोसेस सोचने के मतलब एब्सेंस में भी वो एफिशिएंटली वर्क कर जाते हैं, फंक्शन कर लेते हैं, जिनकी कभी कभी रिफ्लेक्स आर्क की प्रेजेंस नहीं चाहिए होती है। हाउएवर जो कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन है नेटवर्क्स वो एग्जिस्टेंस में आए, फिर रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन है वो एक एग्जिस्टेंस में आए, उन्होंने अपना एग्जिस्टेंस शो करने लगे, और फिर रिफ्लेक्स आर्क धीरे धीरे ज़्यादा अच्छे से काम करने लगे और ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स देने लगे। विद इन सेकेंड्स में वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर देते हैं। ओके, अब देखिए, कैन यू नाउ ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज़ फोकस्ड ऑन। जब आपकी आंखों में बहुत तेज़ रोशनी जाती है तो उसके आप सीक्वेंस बताएं, सबसे पहले क्या होता है, दिन क्या होता है, दिन क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको सोच के बताएंगे, और नहीं तो फिर मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही ईजी वे में बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अभी लेंदी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं इसको यहीं पे ही स्टॉप कर रही हूँ। आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।